ऑफ लाइफ हो गया है सर्टेन कंडीशंस, जिसे कहते हैं अनफोर्सीन कंडीशंस। ऐसी कंडीशंस जो हमें पता नहीं है, हालात कोई ऐसे बन जाए, फॉर एग्जांपल कोई डिजीजेस आ जाए या एक्सीडेंट हो जाए, कुछ ऐसा सिनेरियो बन गया तो उस वक्त भी डिमांड चीजों की कम नहीं होगी, चाहे चीजें महंगी भी हो। खुदा ना खास्ता अगर किसी का एक्सीडेंट हो गया है और रोड पे पीछे से एम्बुलेंस भी आ गई है, वो कहे भाई ये 1 किलोमीटर पे हॉस्पिटल है, 4000 में लेके जाऊंगा, तो आप कहें नहीं भाई आप पड़े रोड पे, आप नहीं इतनी महंगी मैं नहीं जा रहा, आप जाएं। तो क्या ऐसा सीन होगा? नहीं। बढ़ती हुई प्राइस के बावजूद भी डिमांड कम नहीं होगी, तो ये होगा अनफोर्सीन कंडीशंस के लिए या अनसर्टेन कंडीशंस के लिए। और मैं जीडीपी या टैक्स की कमी ना, जीडीपी टैक्स इसमें नहीं है, वो जो सप्लाई पढ़ेंगे तो सप्लाई में जाके देखेंगे। अभी तो हम चीजें खरीद रहे हैं ना, खरीदते वक्त हम किन किन चीजों में कंप्रोमाइज नहीं कर सकते, हम उनको देख रहे हैं। वो जो बेचेगा टैक्स तो वो पे करेगा ना। और अगर कस्टमर को लगे कि फ्यूचर में कस्टमर को लगना तो छोड़ चाहिए, फ्यूचर का नहीं है। एक पॉइंट ऐसा भी है बहुत ज्यादा प्राइस होगी, हो सकती है हाँ, तो वो फ्यूचर की होगी ना, आज तो प्राइस उतनी है। सर डिमांड कम ज्यादा है। जैसे कि चीनी का अगर पिछले हफ्ते जैसे हुआ था, हाँ तो चीनी शॉर्ट हो गई थी, आटा भी शॉर्ट हुआ था, शायद आप बचपन में देखा 3-4 साल पहले की बात है कि आटा भी अच्छा खासा शॉर्ट हुआ था। तो जब आपको पता है कि कोई चीज शॉर्टेज में जा रही है तो वो तो फ्यूचर का एक्सपेक्टेशन है ना, तो डिमांड आज कम ज्यादा हो रही है, वो फ्यूचर की वजह से हो रही है, प्राइस की वजह से तो नहीं हो रही है। अब आज की प्राइस आज की क्वांटिटी, अमीर लोगों पे नहीं अप्लाई होता है, अमीर लोगों पे क्यों वो आटा नहीं खाते? जो जो लग्जरियस है वो ब्रांड लॉयल्टी में आ गई। अब हम जैसा तो ब्रांड लॉयल नहीं होगा ना, सस्ती मिलेगी तो चीज खरीदेगा, नहीं मिलेगी तो वो नहीं खरीदेगा। जो ब्रांड लॉयल है ना अपने ब्रांड के साथ, वो अगर आईफोन 15 है, 16 आया तो फौरन उसकी बुकिंग होगी, 15 किया, 17 आया तो उसकी बुकिंग होगी, 16 किया। वो लॉयल है अपने ब्रांड के साथ, वो जितना भी महंगा होगा वो खरीदेंगे, और हम इसके इंतजार में होंगे कि कब नया मॉडल आए और पुराना सस्ता होगा हम खरीदेंगे। कि हम ब्रांड लॉयल नहीं, अगर वो भी महंगा होगा तो नहीं खरीदेंगे, हम कहेंगे यार इससे अच्छे फंक्शन तो एंड्रॉइड में, इससे अच्छी सिक्योरिटी तो एंड्रॉइड में। कुछ लोगों को कंसेप्ट होता है कि ज्यादा प्राइस से कुछ चीज बेची हो, क्वालिटी वो तो बेचने वाले की मर्जी है, लेने वाले तो कहते हैं क्वालिटी। ये तो कोई बेवकूफ होगा कि जो ये देख के कहे कि प्राइस अच्छी है तो क्वालिटी अच्छी होगी। ऐसा तो नहीं है कि आपको प्रोडक्ट आपके हाथ में है, आपको पता है, और वो कहे कि आपके माइंड में आ रहा था कि ये प्रोडक्ट मुझे 10,000 तक मिल जाए तो अच्छी है, इतने तक ठीक है, उसने कहा ये 90,000 की, आपने कहा ये तो बहुत ही अच्छी पैक कर दी। तो मींस ये तो नहीं है कि अगर प्रोडक्ट की प्राइस ज्यादा हुई है तो मींस बहुत ज्यादा अच्छी होगी। मार्केट में हर एक माइंड में एक रिजर्वेशन प्राइस होती है, एक रिजर्वेशन प्राइस है, उसने एक प्राइस रिजर्व की होती है कि भाई अगर इस प्राइस तक भी कोई आया तो बेच दूंगा, अगर इससे नीचे गया तो नहीं। तो इस्लाम में इसलिए तो कहा गया है कि बहस करो, जब भी कोई चीज खरीदो तो उसके ऊपर बहस करो, हत्ता कि यहां तक बहस करो कि आपको पसीना आ जाए। यहाँ तो बहस वाला सीन ही खत्म है, यहाँ तो बहस वाला सीन ही खत्म है कि भाई अच्छा बहस करते हुए शर्माएंगे, वो क्या कहेगा यार कि ये बहस करते हैं। लेकिन जो आपकी वालदा करती है ना बड़े खरीदते हुए, तो वैसी बहस करनी बनती है। और यकीन से कह सकता हूँ बॉयज में से और गर्ल्स में से, आप में से कोई भी उनके साथ नहीं जाता होगा, अगर वहां उनके साथ बैठा और वो रेट करे तो आप लोगों को शर्म आती है। ऐसा है। अब ये क्या कर रहे हैं, अब वहां पर अगर उन्होंने बोला ना कि ये 6,000 का बाजी, ये 6,000 का सूट है, और उनको पता है कि अगर बाजी 10 सूट में से दोबारा निकाल के नीचे से वही देख रही है ना, तो बाजी को यही पसंद है, और वो कहेंगे बाजी ये तो आखिरी पीस रह गया, ये तो ऐसे 2 दिनों में गया, अभी तो कल बंडल खोला और ये आखिरी पीस है, आखिरी सूट है, और इसमें कोई और भी डिजाइन भी नहीं आया, ये हमारी शॉप पे आया है। तो बाजी ने कहा ये तो फिर पाकिस्तानी में कोई 8-10 ही होंगे, तो मैं तो अपने इलाके में पहनूंगी, तो मेरे पास एक ही होगा, ऐसा डिजाइन तो किसी से मैच करेगा ही नहीं। एक तो ये चीज होगी कि ये डिजाइन किसी से मैच नहीं करेगा। उसने बाकी देख लिया कि अच्छा लगे, उसने कहा बाकी 6,000।
तो पास बैठे अगर तो बाजी कोई हुई जो रेट करने वाली तो वो कहेगी भाई 1500 का दे तो वो यहाँ से लेके जाएंगे और हो सकता है एंड डील 2500 पे हो भी जाए, हो सकता है कि 2500 पे हो भी जाए। अगर तो कोई बहस करता तो मेरी नजर में बहुत अच्छा है क्योंकि मैं खुद करता हूँ और मैं तो मेरा क्या 15-20 मिनट बहस में लगाता हूँ। रेट होता है चीजों के लिए जैसे सर अगर मैं कमाने लोगों की इनकम में नहीं जा सकती। हाँ ये फैक्टर मार्केटिंग इनकम वाला फैक्टर है कि अगर इनकम ज्यादा हुई है तो तब चीजें महंगी भी होंगी जिसके बावजूद आप खरीदेंगे, वो लॉ ऑफ लिमिटेशन ऑफ लॉ ऑफ डिमांड में जाएगा। तो मैं बहस की बात कर रहा था तो लाहौर में अनारकली सुना हुआ किसी ने अनारकली, वहां मैंने एक 3 पीस देखा तो उसने रेट लगाया उसका 27,000 और मैंने कहां से स्टार्ट लिया 2500 से और मैंने वो 3 पीस जो है 6500 में लिया। मींस कि वो बहस मेरी जिंदगी की सबसे लंबी बहस वो उसने जैसे मैंने 2500 लगाया था भाई तुमने लेना नहीं, मैंने कहा तुमने बेचना ही नहीं। मींस अगर इतना रेट लगा रहे हो, माना कि कपड़ा अच्छा है, चेक में थोड़ा सा महंगा है, यूनिक चेक वो जो होते हैं छोटे छोटे चेक में, मैंने कहा माना कि ये महंगा है लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि इतना महंगा है। तो मैंने कहा कि मैं ये ड्रेसिंग करता हूँ और मुझे पता है कि ये एंड कितने का है। एंड वैसे मैंने 45 में किया, उसके बाद वो जैसे वापस बुलाते आ जाए ये कर ले वो कर ले, वो करते करते 65 में वो मुझे फाइनल मिला और मुझे लगता है कि मैंने वो अपनी लाइफ का सबसे महंगा खरीदा है। वो अपनी लाइफ का मैंने सबसे महंगा खरीदा, मुझे ये लगता है मींस के बहस में मैंने वो महंगा खरीदा है। हाँ अगर फिक्स प्राइस पे चले गए तो वो पता है कि इतने में लेना है तो लेने, नहीं तो न सही। लेकिन मेरे ख्याल से बहस करनी चाहिए। अगर मैं वहां ये कहता कि मैं अपनी सैलरी तो 25,000 में दे रहे ठीक है, करती है वहां वैसे भी करती है, लेकिन जहां भी कोई चीज खरीदने जाओ हम वहां देख लो कि कोई बुजुर्ग है रेडी लगा के खड़ा है तो फिर बहस ना करो। वो मजबूर है बेचारा, वो अगर कमा रहा है 50 कमाने का 100 कमा लेगा, इट्स ओके। लेकिन अगर आप किसी शॉप में चले गए हो तो भाई वो उसके पास अच्छा खासा पैसा है तो शॉप में लगे, अगर वो शॉप में बैठे तो आप अपना हक उसे ना दो, जितनी बहस कर सकते हो करो। सर मॉल पे बहस कर सकते हैं? किस पे? मॉल में जाकर कर सकते हैं अगर वहां पर प्राइस में कोई नहीं है तो। भाई मॉल तो आपको लगता है ना कि यहाँ बड़े लोग आते हैं, वो बड़े लोगों ने उनका माइंडसेट वो सेट कर दिया है कि भाई यहाँ पे बहस नहीं करेगा, लेकिन वहां जाएंगे तो करेंगे, बहस बनती है। लेकिन हम मॉल्स में प्राइस फिक्स करके ही रखी होती है, तो फिक्स प्राइस पे आप कोई बहस नहीं कर सकते क्योंकि वहां प्राइस फिक्स है। ऐसा होता है। अब आप कहेंगे जाएंगे फिक्स प्राइस पे और वहां से हमें चीज भी सस्ती मिले और हम बहस करें, तो वो उन्होंने लिख के लगाया होता कि भाई हम इतना टाइम नहीं लगाएंगे ना, हमारे पास इतना टाइम है। और देखेंगे जिनके पास एम्प्लॉइज कम होते हैं ना उन्होंने फिक्स प्राइस लगाई होती है अपनी कॉस्ट को कम करने के लिए कि अगर हम ज्यादा एम्प्लॉइज रखेंगे बहस होगी तो साफ ज़ाहिर एक कस्टमर के ऊपर आधा घंटा हमें देना पड़ेगा, 20-25 मिनट आधा घंटा देना पड़ेगा और वो एक ही लाइन में 6 उन्होंने एम्प्लॉइज रखे होते हैं। लेकिन जहां फिक्स प्राइस है वो क्या होता है डमीज के ऊपर लगाए हुए फिक्स प्राइस है, ये इतने का ये इतने का ये इतने का, जो आपको पसंद है वहां से ले। दिखाने वाला कोई एक होगा प्राइस बताइए या वो रैक्स के ऊपर प्राइस लगी है अपने अकॉर्डिंग जो आपको लगता है कि ये आपको खरीदना है वहां से ले। ब्रांड में भी तो यही है फिक्स प्राइस है, तो जाके बहस करेंगे नहीं। आपको लगता है कि वो उतने का सूट है जितना उसके ऊपर लिखा हुआ है? नहीं, क्योंकि सूट में या कपड़े में सबसे ज्यादा मार्जिन होता है, कपड़े में सबसे ज्यादा मार्जिन, खासतौर पे लेडीज के कपड़े में ज्यादा मार्जिन। तो बहस जरूरी है, तो वहां पर पेरेंट्स को गलत ना कहें क्योंकि जो कमा रहे हैं उनको पता है कि पैसा कैसे कमाया जाता है। अगर मैं यहाँ कमा रहा हूँ तो मुझे भी पता है कि मैं पैसा कैसे कमा रहा हूँ, कल को आप लोग भी कमाएंगे तो आपको भी पता होगा कि पैसा कैसे कमाना है। तो मैं यहाँ पर ये कहता हूँ कि कोई मुझसे मेरी जेब से 100 रुपये भी निकलवा लेना तो उसकी हिम्मत है। 100 रुपये अगर आपको याद हो तो जो मैंने रिवॉर्ड दिया ना बच्चों को वो भी उन्हीं के फाइन से दिए, वो भी साइन करके कि कहीं यूज ना करें। तो जो पैसा कमाता है ना उनको पता है, और हराम का पैसा अल्लाह ना करेगी किसी को ना बताए कमाने की,
तो आराम का पैसा जितना भी कमाएंगे वो 1 या 2 दिन उसकी पॉकेट में रहेगा, उसके बाद उसका पता नहीं चलेगा कि वो पैसा कहाँ गया। और हलाल का होगा तो 40-50 हज़ार भी होगा तो उसमें पूरा माह इतना सुकून से गुजरेगा कि आपको आइडिया भी नहीं होगा। और अगर आप हराम का कमा रहे तो वहाँ 60 लाख भी पर मंथ होगा तो भी एंड पे आप मांग रहे होंगे किसी से यार वो पैसे कम पड़ गए तो पैसे तो देना, तो वो जैसे आते हैं वो पैसे लगते भी वैसे ही नहीं। तो कोशिश करें कि हलाल कमाएं, और हलाल कमाने के लिए आपको पेपर भी अपनी मेहनत से पास करने होंगे बगैर चीटिंग, क्योंकि अगर आप चीटिंग करेंगे तो मींस मिलावट तो आपकी यहाँ से हो गई। तो कोशिश करें कि हलाल करें। सर आईटीआई में चीटिंग कर सकते हैं? आईटीआई में तो अच्छे से हो सकती है। चेंज इन इनकम या इनकम क्या लिख सकते हैं सिर्फ इनकम ऑफ कंज्यूमर। जो पेपर दे के बैठे हैं उनको पता होगा, जिन्होंने नहीं दिए तो जो सीए में पेपर होते हैं ना वो पीआरसी लेवल पे, तो जैसे अभी आप बैठे हैं क्लास में ऐसे ही होते हैं, मींस 1% 2 3 7 तो इतना ज्यादा गैप नहीं होता। ये गैप भी मैंने ज्यादा बताया कि मिड वाली चेयर निकालेंगे बस इतना सा गैप होता है 2% के दरमियान, तो साथ ही पेपर होता है। और कैप में लाइन होती है ऐसे, दूसरी लाइन साथ है ऐसे ही है, और मेरा ख्याल है कि एक ही एग्जामिनर होते हैं। अगर हॉल छोटा है तो एक होते हैं, हॉल ज्यादा होगा तो 2-3 जो है वो एग्जाम वहां पर होते हैं एग्जामिनर जो आपको एग्जाम कर रहे होंगे। और हॉल जो है वो नॉर्मल 400 से 500 बच्चा उसके अंदर बैठा होता है, उसके ऊपर एक ही पर्सन होता है। तो अगर 400 से 500 के ऊपर एक ही है तो 8th-9th क्लास के हमने देखा था 20-20 बच्चे होते थे रूम में या 30-30, तो एक पर्सन होता था तो चीटिंग तो हम वहां भी करके निकल आते थे। तो ये तो फिर 400% है, लेकिन दिखाने वाला वहां कोई दिखाता नहीं और पूछने वाला कोई पूछता नहीं है, क्योंकि कॉन्फिडेंस इतना होता है कि अगर मुझे नहीं आता तो इसे कौन सा आता है। तो ना ही कोई पूछता है ना कोई बताता है। बाकी कैफ के तो पेपर जब भी होंगे मैरिज हॉल में होंगे, और पीआरसी के जो है वो वर्चुअल यूनिवर्सिटी में होंगे, मैरिज हॉल में या पीसी में या मैरिज हॉल में। सर पेपर कैंसिल होने का भी बता रहे थे कि लिखेंगे बैक साइड पे तो पेपर कैंसिल हो हाँ? जाएगा, अगर नहीं ऐसे कुछ कहाँ लिखेंगे? कोई वो स्लिप मिलती है उसके अगर बैक साइड पे भी एक बच्चे नहीं, ये एडमिट कार्ड होते हैं। मींस जो आपको एडमिट कार्ड, जब आप अपना एडमिट कार्ड लेके जाएंगे साथ जिसके ऊपर आपके पेपर का टाइम लिखा होगा, अगर उसके ऊपर आप लिखते हैं इट्स मींस कि आप एमसीक्यूज बाहर ले जाके किसी को दिखाना चाहते हैं कि ये एमसीक्यूज आ गए, तो वो अलग आपको पेज देते हैं, तो अलग पेज पे लिखें ना कि उसके ऊपर, तो वो पेपर कैंसिल कर देते हैं, फिर वो पेपर फेल होता है चाहे आपका पास पीआरसी लेवल पे भी इतनी स्ट्रिक्टनेस होती है। पीआरसी लेवल पे ही ये होता है, कैप लेवल पे तो आपको अलाउ होता है। इसके बाद इनकम ऑफ कंज्यूमर, अगर इनकम किसी पर्सन की पहले से ज्यादा हो जाए, तो अगर इनकम बड़ी है तो उस वक्त कोई भी मार्केट में चीज खरीदने जाएंगे तो वो प्रोडक्ट आपको महंगी भी मिले, इसके बावजूद आप क्या करेंगे, उसे खरीद लेंगे। तो प्राइस के बढ़ने से उसकी डिमांड कम नहीं होगी, तो ये भी लिमिटेशन ऑफ लॉ ऑफ डिमांड में आएगा। उसके बाद होगा लैक ऑफ मार्केट नॉलेज, लैक ऑफ मार्केट नॉलेज। लैक ऑफ मार्केट नॉलेज का मतलब ये है कि इसकी एग्जांपल में मैं अगर ये रखूं कि आप लोग आए तो मैंने आप लोगों को कहा था कि क्यूएमएस के लिए एक कैलकुलेटर चाहिए कैसियो FX991 ES प्लस। अब आपको नहीं पता था कि इसकी मार्केट में प्राइस क्या है। जब आप गए स्टेशनरी पे तो उसने कहा कि ये कैलकुलेटर है, ये 1500 का या 1800 का, या ये 1800 का है, आपको जो है ये 1500 का मिल जाएगा। बाकी वैसे इसका रेट 2000 है तो आपको कहीं से भी 1800 से कम पे नहीं मिलेगा। आपने वो 1500 का परचेज कर लिया, बाद में आपको पता चला ये तो कैलकुलेटर 1200 रुपए का है, तो हकीकत में उसकी प्राइस आपसे क्या की गई, ज्यादा चार्ज। तो आपने तो खरीद लिया तो डिमांड भी बढ़ गई, तो बढ़ती हुई प्राइस के साथ क्वांटिटी डिमांडेड भी ज्यादा, बढ़ती हुई प्राइस के साथ क्वांटिटी डिमांडेड भी ज्यादा हो गई। या ऐसे ही आपने अपने पेरेंट्स को कहा कि ये चीज हमें चाहिए, उसमें लैपटॉप कह लें। अब पेरेंट्स ने तो बहुत रेयर केसेस में होंगे जिनके पेरेंट्स लैपटॉप के बारे में जानते होंगे। अब आपने कहा कि जी लैपटॉप चाहिए, उन्होंने लैपटॉप लेके भेज दिया। अब उन्होंने लैपटॉप लेके भेजा 50,000 का कि हमारे बच्चे के पास अच्छा लैपटॉप होना चाहिए, बाद में पता चला कि वो लैपटॉप 35,000 का है, तो 15,000 रुपए एक्स्ट्रा पे किए, मींस प्राइस उसने बढ़ा के लगाई, तो इसके बावजूद भी क्वांटिटी डिमांडेड
बढ़ेंगी। तो मीन्स के अगर आपको मार्केट का नॉलेज नहीं होगा तो बढ़ती हुई प्राइस के बावजूद भी उसकी क्वांटिटी डिमांडेड बढ़ेगी। तो ये भी क्या कहलाएगा, लिमिटेशन ऑफ लॉ ऑफ डिमांड। इसके बाद एक इंपॉर्टेंट रह गया है और वो है गिवन गुड्स। अब मैंने कहा था कि गिवन गुड्स प्राइस दो गुड्स पे इंपैक्ट दिखाएगी, एक नॉर्मल और एक गिवन, एक नॉर्मल और एक गिवन। और इनकम भी दो गुड्स पे दिखाएगी, एक नॉर्मल और एक इनफीरियर। इनकम दो गुड्स को इफेक्ट करेगी, एक नॉर्मल और एक इनफीरियर। अगर इनकम बढ़ेगी तो नॉर्मल गुड की डिमांड बढ़ेगी और इनफीरियर गुड की डिमांड कम होगी। ऐसे ही प्राइस में अगर प्राइस बढ़ेगी तो नॉर्मल गुड की डिमांड कम होगी और गिवन गुड्स की डिमांड बढ़ जाएगी। प्राइस के ज्यादा होने से गिवन गुड की डिमांड क्या होगी, ज्यादा। तो मींस की क्वांटिटी डिमांडेड किसी प्रोडक्ट की ज्यादा हो रही है बढ़ती हुई प्राइस के साथ, तो ये क्या कहलाएगी, लिमिटेशन ऑफ लॉ ऑफ डिमांड। अब पढ़ते हैं गिवन गुड्स। आपके सिलेबस में सिर्फ एक वर्ड है लेकिन हम इसे एक्सप्लेन करेंगे कि गिवन गुड्स होती क्या है। तो गिवन गुड्स की पहले तो हम प्रॉपर्टीज देख लेते हैं कि गिवन गुड्स हम किसे कहेंगे। गिवन गुड्स, गिवन गुड्स ऐसी गुड्स होंगी